यूरोप के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ शासन नहीं करते बल्कि युग बदल देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा ही नाम है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद अव्यवस्था से जूझ रहे फ्रांस को उसने नई दिशा दी और अपनी रणनीति, साहस और नेतृत्व से एक साधारण सेनापति से सम्राट तक का सफर तय किया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में देखेंगे नेपोलियन की वो गाथा जिसने दुनिया की राजनीति और युद्ध कला को हमेशा के लिए बदल दिया। Liberté, égalité, justice, abat la tyrannie, vive la France! इतिहास के महानतम और महत्वाकांक्षी सैन्य नेताओं में से एक नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति की अराजकता के बीच फ्रांस में सत्ता में आए। सैन्य विस्तार के माध्यम से अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए नेपोलियन 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। हालांकि नेपोलियन ने कभी अमेरिकी धरती पर कदम नहीं रखा, फिर भी एक सैन्य नेता के रूप में उनकी विरासत अमेरिकी सैन्य इतिहास के व्यापक संदर्भ में देखी जा सकती है। उनकी विदेश नीति और ग्रेट ब्रिटेन के साथ उनके संघर्ष अमेरिकी राजनीति और सैन्य गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। विशेष रूप से 1812 के युद्ध से पहले और उसके दौरान नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को इटली के तट से दूर स्थित कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। वे एक संघर्षरत वकील के बेटे थे और उनका परिवार बड़ा था। उन्होंने सैन्य अकेडमियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस के मुख्य भूभाग में प्रस्थान किया। पेरिस की सैन्य अकेडमी से स्नातक होने पर नेपोलियन 58 छात्रों की अपनी कक्षा में 42वें स्थान पर रहे। उन्होंने एक प्रशिक्षण विद्यालय में तोपखाने के द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद मिला और उन्होंने एक सैन्य अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। जब नेपोलियन ने अपना सैन्य करियर शुरू किया तब फ्रांस क्रांति के कगार पर था। आर्थिक संकट और असमानता ने संवैधानिक सुधार और राजशाही की शक्ति को कम करने की इच्छा को जन्म दिया। रूसो और वोल्टेयर जैसे प्रबुद्ध विचारों के समर्थक नेपोलियन ने फ्रांस में राजशाही विरोधी क्रांति और उससे जुड़े सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल पर हमले के साथ क्रांतिकारी भावना अपने चरम पर पहुंच गई। पेरिस वासियों ने बेस्टिल जेल किले पर धावा बोल दिया और राजा लुई 16वें ने शहर पर अपना नियंत्रण खो दिया। नेशनल कन्वेंशन ने आतंक के शासनकाल के दौरान राजा और कुलीन वर्ग के कई अन्य लोगों को फांसी देने का आदेश दिया, जिसमें क्रांतिकारियों के एक कट्टरपंथी गुट ने गिलोटीन से कुलीन वर्ग के कई सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। 1795 में फ्रांस के लिए एक नई सरकार बनाने के लिए 5 निदेशकों की एक समिति फ्रांसीसी डायरेक्टरी की स्थापना की गई। नेपोलियन ने अक्टूबर 1795 में आयोजित फ्रांसीसी डायरेक्टोरेट बैठक में राजशाही समर्थकों को धमकाने वाले विद्रोहियों पर गोलीबारी करके अपने सैन्य समकक्षों में तेजी से तरक्की की। नई सरकार के बचाव के कारण डायरेक्टोरेट ने नेपोलियन को ऑस्ट्रेलियाई लोगों के खिलाफ एक सैन्य अभियान की कमान सौंपी, जिनके साथ फ्रांस युद्ध में था। इस अभियान में उनकी सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक प्रसिद्धि दिलाई। उस समय फ्रांस अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु ग्रेट ब्रिटेन के साथ नौसैनिक युद्ध में उलझा हुआ था। ब्रिटिशों से लड़ने के लिए अपनी कमजोर फ्रांसीसी नौसैनिक शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय नेपोलियन ने मिस्र में उनके व्यापारिक हितों को खतरे में डालकर ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने की योजना बनाई। इस अभियान की शुरुआत में नेपोलियन को माल्टा और अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा करने सहित कई सफलताएं मिली। अगस्त 1798 में नील नदी की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश एडमिरल होराटियो नेल्सन ने फ्रांसीसी जहाजों को नष्ट कर दिया, जिससे नेपोलियन की सेनाएं जमीन पर ही फंस गई। सीरिया से होकर आगे बढ़ने में असमर्थ नेपोलियन मिस्र में पीछे हट गया। विश्व शक्तियों द्वारा पहली बार उसकी अजेयता पर सवाल उठाया गया। इन कठिनाइयों के बावजूद उसे फ्रांस में काफी लोकप्रियता दिलाई, क्योंकि उसने काहिरा पे प्रभावी ढंग से शासन किया। 1799 में फ्रांसीसी डायरेक्टरी के भीतर हुए तख्तापलट ने उदारवादी राजनेताओं को सत्ता से हटाकर उन कट्टरपंथी गणतंत्रवादियों को सत्ता में ला दिया, जिन्हें राजशाही की पुनः स्थापना का भय था। इस कट्टरपंथी सरकार का मानना था कि राजशाही समर्थक भावनाओं को दबाने के लिए फ्रांस को एक अस्थायी सैन्य तानाशाही की आवश्यकता है।
नेपोलियन ने 5 डायरेक्टर्स में से एक के साथ मिलकर तख्ता पलट किया, जिससे डायरेक्टर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक नई सरकार कॉन्सुलेट का गठन हुआ, जिसमें नेपोलियन ने स्वयं को प्रथम कौंसल नियुक्त किया। सन 1803 की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध की आशंका मंडरा रही थी। इसी दौरान फ्रांस के औपनिवेशक प्रयासों में भी बदलाव आया। सैन डोमिंगियो उपनिवेश में टोसेंट लोवर्चर के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाने में विफल रहने के बाद लुसियाना में फ्रांसीसियों के लिए एक प्रतिकूल रणनीति स्थिति बनाई गई। ब्रिटेन के साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए नेपोलियन ने राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के साथ लुसियाना खरीद समझौते पर सहमति जताई। $15 मिलियन के बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका को मिसिसिपी नदी और रॉकी पर्वतमाला के बीच स्थित 8,28,000 वर्ग मील भूमि प्राप्त हुई। ये खरीद थॉमस जेफरसन के राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी और इसने नेपोलियन को बेहद जरूरी धनराशि मुहैया कराई। लुसियाना खरीद ने फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिकी साम्राज्य के लिए नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं का भी अंत कर दिया। मई 1803 में जब ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की तो महाद्वीप पर चल रहा संघर्ष अटलांटिक महासागर तक फैल गया। नेपोलियन युद्ध 1803 से 1815 तक चले सैन्य संघर्षों को संदर्भित करते रहे, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन संघर्षों के दौरान तटस्थ रहने का प्रयास किया, लेकिन इन देशों के साथ व्यापार के महत्व के कारण तटस्थता बनाए रखना कठिन हो गया। ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांस के विरुद्ध अपने प्रयासों में सहायता के लिए अमेरिकी नाविकों को जबरन भर्ती कराना शुरू कर दिया। जबरन भर्ती का तात्पर्य अमेरिकी नागरिकों को जबरन पकड़कर ब्रिटिश नौसेना में शामिल करने की प्रथा से है। इस प्रथा के साथ साथ व्यापार प्रतिबंधों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन के साथ तनाव को और बढ़ा दिया। 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांसीसी सम्राट घोषित करके अपनी शक्ति को मजबूत किया। सम्राट के रूप में नेपोलियन को फ्रांसीसी क्रांति के कारण उत्पन्न अराजकता से फ्रांस को बाहर निकालना था। अपने सत्तावादी शासन में उसने नियंत्रण बनाए रखने के लिए सेंसरशिप और प्रचार का सहारा लिया। आत्मबोध की विचारधारा से प्रेरित नेपोलियन ने एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक के रूप में शासन किया। वो सार्वभौमिक मताधिकार या संसदीय बहस में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने अपने सत्तावादी शासन के तहत कुछ प्रशासनिक सुधार लागू किए। 1804 की नेपोलियन संहिता कानूनों का एक व्यापक समूह था, जिसने कानूनन के समक्ष समानता स्थापित की और कई यूरोपीय देशों की नागरिकता संहिताओं को प्रभावित किया। 2 दिसंबर 1805 को नेपोलियन ने ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई में ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य और रूसी साम्राज्य की सेनाओं को हराया। उनकी सबसे शानदार लड़ाइयों में से एक मानी जाने वाली इस जीत ने रूसी साम्राज्य और ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य की संयुक्त शक्तियों के विरुद्ध फ्रांसीसी वर्चस्व को मजबूत किया। इस लड़ाई में मित्र देशों की सेना के 15,000 सैनिक शहीद हुए और नेपोलियन के 9,000 सैनिक शहीद हुए। ब्रिटेन के साथ संघर्ष जारी रहने के कारण नेपोलियन ने ब्रिटेन की शक्ति के स्रोत यानी उसके व्यापारिक संबंधों को बाधित करने का प्रयास किया। नेपोलियन ने पूरे महाद्वीप में प्रतिबंध और नाकाबंदी लागू कर दी। इसी उद्देश्य से नेपोलियन ने स्पेन पर आक्रमण किया और 1808 में अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा घोषित कर दिया। ब्रिटेन के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध का पालन करने के लिए नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। 1812 के रूसी अभियान के दौरान नेपोलियन ने महाद्वीप पर अब तक की सबसे बड़ी सेना लगभग 4,50,000 सैनिकों की टुकड़ी एकत्रित की। रूस पर आक्रमण को अब तक के सबसे विनाशकारी सैन्य प्रयासों में से एक माना जाता है। नेपोलियन ने अपनी सेना को तेजी से रूसी क्षेत्र में धकेल दिया और वे जल्द ही बीमारी, भीषण मौसम और संसाधनों की कमी से जूझने लगे। छोटी मोटी लड़ाइयों में जीत हासिल करने के बावजूद नेपोलियन रूसियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करने में असफल रहा और उसकी सेना की स्थिति और भी खराब हो गई। पीछे हटना शुरू करने के बाद नेपोलियन 5 दिसंबर को पेरिस के लिए रवाना हुआ और फ्रांसीसी सेना 12 दिसंबर 1812 को रूसी क्षेत्र से निकल गई। रूस पर आक्रमण नेपोलियन के सैन्य करियर की सबसे विनाशकारी विफलताओं में से एक था। अनुमान है कि इस अभियान के दौरान नेपोलियन ने लगभग 5 लाख सैनिक खो दिए। इस विनाशकारी अभियान के बाद नेपोलियन का विरोध करने के लिए प्रशिया और रूस का एक गठबंधन बना। 1813 में लिप्जिंग की लड़ाई में उसे परास्त कर दिया। गठबंधन ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और नेपोलियन को 6 अप्रैल 1814 को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
सियासन छोड़ने के बाद नेपोलियन को इटली के तट पर स्थित एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। बोर्बन राजशाही थोड़े समय के लिए बहाल हुई, लेकिन मार्च 1815 में नेपोलियन निर्वासन से भाग निकला और फ्रांस में सत्ता संभालने के लिए वापस लौट आए। नेपोलियन के निर्वासन से लौटने और उसके दूसरे निर्वासन के बीच की इस अवधि को 100 दिन कहा जाता है। नेपोलियन के सत्ता में वापस आने के बाद उसका विरोध करने के लिए एक और गठबंधन बना, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और कई अन्य यूरोपीय शक्तियां शामिल थी। जून 1815 में गठबंधन सेना एकजुट हुई और वर्तमान बेल्जियम के वाटरलू में नेपोलियन का सामना किया। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को प्रशियाई सेनाओं का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे लगभग 1,18,000 सैनिकों की संयुक्त सेना बनी। 18 जून 1815 को उन्होंने मिलकर नेपोलियन की लगभग 73,000 सैनिकों की सेना को हराया, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। वाटरलू नेपोलियन की अंतिम सैन्य लड़ाई थी और इस हार ने उसे फ्रांसीसी सम्राट के रूप में दूसरी और अंतिम बार पदत्याग करने के लिए मजबूर किया। नेपोलियन को एक बार फिर निर्वासित कर दिया गया, इस बार सुदूर द्वीप सेंट हेलेना में, जहां वे 1821 में अपनी मृत्यु तक रहे। नेपोलियन की सैन्य रणनीति में महत्वाकांक्षा और नवाचार के गुण प्रमुख है। उन्होंने अपनी विशाल सेना में कोर प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया, जिससे उनकी सेना पहले से कई अधिक तेज और बहुमुखी बन गई। नेपोलियन को युद्ध के दौरान भौगोलिक स्थिति और समय का भी अद्भुत ज्ञान था। ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई जैसी उनकी जीतें उनकी प्रतिभा का उदाहरण है। नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद और प्रतिद्वंदी साम्राज्यों से उत्पन्न खतरे के बीच फ्रांस का मार्गदर्शन किया, लेकिन फ्रांस के सम्राट के रूप में उनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण वर्षों तक युद्ध और विनाश का दौर चला। नेपोलियन के अंतिम निर्वासन के बाद फ्रांस में राजशाही की पुनः स्थापना हुई और राजा लुई 18 अपने निर्वासन से लौटकर सिंहासन पर आसीन हुए। नेपोलियन का सत्ता में अभूतपूर्व उदय एक साधारण इतालवी कुलीन परिवार के पुत्र से तोप खाने के अधिकारी, फिर सम्मानित सैन्य कमांडर और अंततः सम्राट बनने तक उनकी महत्वाकांक्षा का सफर है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सिर्फ युद्धों और जीत हार की नहीं, बल्कि ये उस इंसान की गाथा है जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। एक साधारण सैनिक से लेकर फ्रांस के सम्राट तक का उनका सफर यह दिखाता है कि साहस, रणनीति और नेतृत्व कैसे किसी व्यक्ति को युग निर्माता बना देते हैं। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा अंततः उनके पतन का कारण बनी, लेकिन उनकी सैन्य सोच, प्रशासनिक सुधार और नेपोलियन संहिता आज भी दुनिया की शासन प्रणालियों को प्रभावित करती है। उन्होंने यह साबित किया कि सत्ता केवल विरासत से नहीं, बल्कि क्षमता और दृष्टि से भी हासिल की जा सकती है। नेपोलियन चला गया, लेकिन उसकी सोच, उसके युद्ध कौशल और उसका प्रभाव इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगा। यही है उस योद्धा की कहानी जिसने सिर्फ फ्रांस नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और युद्ध कला को नई दिशा दी। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।